हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग जो हैं वेक्टर शुरू कर रहे थे। अब वेक्टर में 2 लेक्चर अभी तक कर चुके हैं और दोनों लेक्चर में क्या क्या सीखे हैं तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर और हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखे थे। आगे हम लोग आज सीखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो अच्छे से सीखते हैं कंपोनेंट क्या होता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस से मान लो थीटा एंगल पे एक वेक्टर है। देखो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर को ही रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर भी बोला जाता है। तो ये एंगल अगर थीटा है, तब अगर हमको पूछा जाए कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, तो कंपोनेंट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस वेक्टर का लेंथ कितना है, तो बोलेंगे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो इस वेक्टर का लेंथ एक्स एक्सिस पे कितना होगा, वाई एक्सिस पे कितना होगा, उसी को कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। तो कैसे निकालें, तो बोलेंगे क्या कि अगर हमको कंपोनेंट निकालना है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जो लेंथ एक्स एक्सिस पे होगा उसी को एक्स कंपोनेंट बोलेंगे, यानी यही हो गया एक्स। कोई पूछे एक्स क्या है, तो बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ से वाई एक्सिस पे हम अगर ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो ये जो लेंथ होगा वो हो जाएगा ए वाई। पूछे ए वाई क्या है, तो बोलेंगे ए वाई जो है वो वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो इतना तो समझ गए कि ए एक्स और ए वाई। चलो इसका नाम देते हैं ओ, इसका ए, इसका बी। तो सोचो ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा, ये भी ए वाई होगा। तो अगर कोई पूछे ए एक्स कितने के इक्वल है, तो ओ बी के इक्वल है, यानी ओ बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। उसी तरह से ए बी जो है वो ए वाई है, यानी वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो आखिर ये निकाले कैसे? ये लेंथ तो पता है कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, तो देखो जी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी से अगर हम cos थीटा यूज करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी ओ बी डिवाइडेड बाई ओ ए, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ओ बी किसके इक्वल है, तो ये तो एक्स है, यही तो एक्स कंपोनेंट है। और ओ ए किसके इक्वल है, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो बोलो तो एक्स कितना हो जाएगा, तो ए cos थीटा हो जाएगा क्या। तो देखो हम लोग एक्स निकाल लिए, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए निकाल लिए। अब अगर हम लोग साइन थीटा यूज करें तब क्या लिखेंगे इसी ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए, ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए। तो बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए बी किसके इक्वल है, तो ए वाई के इक्वल है, ए वाई। और ओ ए किसके इक्वल है, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो ए वाई कितना हो गया, तो ए साइन थीटा हो। बस निकल गया। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग एक्स एक्सिस, ए एक्स का वैल्यू ए cos थीटा और ए वाई का वैल्यू ए साइन थीटा आ गया। तो रिजल्ट तो हमारे सामने है। अब जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब हम लोग हेडिंग देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन टू डायमेंशन, इसी को 2 डायमेंशन को ही और इन ए प्लेन भी बोलते हैं। तो ठीक है, जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए है,
ये वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस ए वेक्टर को अगर हम 2 डायमेंशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे क्या कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो इसको क्या बोलते थे, तो इसको ax बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे, तो ay बोलते थे, है ना। यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, ये जो लेंथ होता था उसी को ay बोलते थे। तो ठीक है, अगर हम इस a वेक्टर को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो बोलेंगे a वेक्टर अगर यहां से यहां पहुंचना है तो कितना रास्ता है, तो एक रास्ता तो है कि सीधा चले जाओ, और दूसरा रास्ता क्या है, तो बोलेंगे x में कूद जाओ फिर y में कूद जाओ, तो यहाँ पहुंच जाओगे। तो x में कितना चलना पड़ेगा, तो ax, y में कितना चलना पड़ेगा, तो ay। तो बोलेंगे क्या कि इस a वेक्टर को अगर हम x और y में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे ax i कैप प्लस ay j कैप। बोलो x एक्सिस को यूनिट वेक्टर i कैप से डिनोट करते हैं, अब y एक्सिस को j कैप से डिनोट करते हैं। तो हम इस a वेक्टर को ax i कैप प्लस ay j कैप लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। x में ax, y में ay। अभी अभी आया था ax का वैल्यू a cos थीटा, तो a cos थीटा i कैप, ay आया था a sin थीटा j कैप, तो ये भी लिख सकते हैं। अब अगर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तब क्या करेंगे, तो थोड़ा सोचो ना, इसका लेंथ अगर निकालना हो और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ पता हो, तो एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस ना है, तो बोलो तो हम लोग बोलेंगे ना बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट, तो बोलेंगे ना ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर अंडर रूट। यानी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब ये a वेक्टर कितने एंगल पे है, तो ये एंगल अगर निकालना हो तो tan थीटा क्या लिखें, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ay डिवाइडेड बाय ax, ये tan थीटा निकल गया। अब देखो अगर हमको मान लो प्रूफ करना हो तो प्रूफ भी कर सकते हो, कैसे, तो बोलेंगे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, तो अंडर रूट ax कितना है, तो a cos थीटा है तो उसका स्क्वायर करो, अब प्लस ay कितना है, तो a sin थीटा है तो इसका स्क्वायर करो। अब सोचो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखो इसमें a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो a का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। बोलो तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये a का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट a स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया, तो a ही हो गया। यानी कहने का मतलब a का मैग्नीट्यूड a के इक्वल आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हम लोग प्रूफ भी कर दिए कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो ठीक है, यहां तक लिखिए। अब जैसे देखिए एक बात हम लोग फिर नोट में अब सीखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। पहली बात हम लोग अभी जो कंपोनेंट सीखे थे वो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि कोई वेक्टर a है अगर, तो उसका कंपोनेंट कैसे देखते थे, तो बोलते थे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो एक बात बताओ तो कि ये जो लेंथ है यही ना कंपोनेंट हुआ ax, और अगर इसको बोले तो इसी को ना ay बोले थे। और सोचो ax कितना आया था, तो आया था a cos थीटा, और ay कितना आया था, तो आया था a sin थीटा। अब ध्यान से जरा देखना, कुछ नोट में बात सीखने वाले हैं। अगर हम लोग क्या करें कि इसी वेक्टर को अगर इसके एंगल को हम घटाते जाएं तो कंपोनेंट जो है क्या होगा, तो बोलेंगे अगर एंगल को घटाते जाओगे तो कंपोनेंट का मतलब इसका लेंथ तो बढ़ते जाएगा, इसका लेंथ जो है वो बढ़ते जाएगा। फिर देखो अगर इसको और इधर कर दे तो और बढ़ जाएगा, अगर बिल्कुल इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग रख दे तो ये जितना लेंथ इसका वेक्टर का होगा उतना ही लेंथ का कंपोनेंट भी हो जाएगा। यानी एक बात समझिए, जैसे ये लेंथ
और ये लेंथ में बड़ा कौन है, तो जाहिर है ये वाला लेंथ बड़ा है, ये हाइपोटेनस है। यानी कंपोनेंट जो होगा वो हमेशा वेक्टर के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा, पहली बात। तो पहला पॉइंट में क्या बोले, तो बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर cannot be greater than the magnitude of a vector, magnitude of a vector। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा बात क्या सीखे, तो बोलेंगे दूसरा बात है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो बोलेंगे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है। कब, तो बोलेंगे अगर इसी एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर को रख देंगे तो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो ए cos 0 डिग्री, तो बोलो cos 0 1, यानी ए के इक्वल हो जाएगा क्या, ए का एक्स कंपोनेंट। तो ठीक है, यानी हम लोग बोलेंगे क्या कि मैक्सिमम कंपोनेंट of a vector is equal to the magnitude of a vector, magnitude of a vector। ठीक है, ये भी बात आप समझ गए। अब देखो, ये तो दूसरा बात हुआ, यहां तक पहले लिखिए फिर आगे बताते हैं। अब देखो जी, तीसरा पॉइंट है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along a direction which is perpendicular to the vector will be 0। तो ये क्या कहना चाह रहा है, तो जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर जो है वो इधर है, तो इसका कंपोनेंट x में कितना होगा, तो इतना होगा। अगर मान लो इस वेक्टर के एंगल को बढ़ाते जाओ, तो बोलो अब इसका कंपोनेंट कितना होगा, तो बोलेंगे अब इतना होगा, यानी इतना कंपोनेंट होगा। और एंगल को बढ़ा दो तो अब कंपोनेंट कितना होगा, तो अब कंपोनेंट जो है और घट जाएगा। अगर इस वेक्टर को इसी y एक्सिस के अलोंग ही रख दो तो बोलो तो अब कंपोनेंट कितना होगा, तो ये ओरिजिन पे ना आ गया तो 0 ना हो गया। यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, तो 0 होगा। तो इतना तो समझ गए होंगे। तो अब देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और इधर एक एक्सिस है, मान लो x डैश एक्सिस। कोई पूछेगा कि इधर अगर एक वेक्टर a है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, बताओ a का x कंपोनेंट क्या होगा, x डैश कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट क्या होगा, z कंपोनेंट क्या होगा। तो देखो एक मेथड सिखा देते हैं। जैसे कोई भी वेक्टर अगर है और वो अगर इधर है थीटा एंगल पे, तो अगर आपसे पूछे ax क्या होगा या ay क्या होगा या az क्या होगा, तो काम कैसे करें, तो बस सिर्फ लिख दो a cos ऐसे लिख दो, इसमें भी a cos लिख दो। a और x के बीच का एंगल देखो, तो a इधर है और x इधर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो यहाँ थीटा लिख दिए। उसी तरह से ay क्या होगा, तो a और y के बीच का एंगल देखो, तो ये थीटा अगर है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो बोलो तो यहाँ 90 माइनस थीटा लिखेंगे क्या, तो ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो a साइन थीटा हो गया। उसी तरह से az कितना होगा, तो z एक्सिस तो इधर है, तो सोचो ये 90 डिग्री का एंगल ना बनाएगा इस प्लेन से, ये जो वेक्टर है वो इस प्लेन में है, तो ये z एक्सिस है, तो इससे कितना एंगल बना रहा होगा ये वेक्टर, तो 90 डिग्री, तो cos 90 तो 0 होता है, यानी z कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आप पहले लिखिए
फिर हम लोग आगे काम करते हैं। तो आगे काम क्या करना है, देखो ना यही एक वेक्टर है, इसमें बता दो जल्दी से। तो जल्दी से अगर सीखना चाहते हैं तो इसको क्या करें, तो जो मेथड सिखाए थे वैसे लिखो, ए एक्स ए वाई ए जेड और ए एक्स डैश। तो चलो ए एक्स डैश सब लिखेंगे। ए एक्स लिखो तो ए कॉस लिखो, ए वाई लिखो तो ए कॉस लिखो, ए जेड लिखो तो ए कॉस लिखो, ए एक्स डैश लिखो तो ए कॉस लिखो। क्या लिखो, ए कॉस। अब देखो ए और एक्स के बीच का एंगल, तो ए और एक्स के बीच का एंगल अल्फा है, तो ए कॉस अल्फा हो गया। ए और वाई के बीच का एंगल, तो ए और वाई के बीच का एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो यहाँ 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। और अगर cos 90 माइनस अल्फा करेंगे तो ये a साइन अल्फा हो जाएगा। ए जेड कितना होगा, तो ए और जेड के बीच का एंगल, जेड तो इधर होता है, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो cos 90 लिखेंगे, तो ये जेड कितना आ जाएगा 0। ए एक्स डैश कितना होगा, तो ए और एक्स डैश के बीच का एंगल कितना है, तो बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ए एक्स डैश हो जाएगा ए cos अल्फा प्लस बीटा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इसको आप पहले लिखिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब चलिए देखिए, हम लोग अभी अभी सीखे थे कि किसी भी वेक्टर को अगर हम आई जे में लिखना चाहते हैं तो क्या करते थे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, और इसको बोलते थे ए एक्स और इसको बोलते थे ए वाई। और अगर इस वेक्टर ए को लिखना होगा तो ए वेक्टर को लिखते थे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो लिखते थे अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अगर इस वेक्टर का एंगल देखना होता था कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है तो tan थीटा लिखते थे ए वाई बाई ए एक्स। तो चलो इसी पे अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द magnitude and direction of given vector। चलो ठीक है, वेक्टर ए जो है वो दिए हुए 3i प्लस 4j, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछ रहा है। तो कहेंगे ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो बोलेंगे देखो i का जो कोफिशिएंट है उसी को ax बोलेंगे, j का जो कोफिशिएंट है उसको ay बोलेंगे। तो बोलो तो a का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। तो बोलो तो a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया था, अंडर रूट 25, तो ये तो 5 मीटर ना हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर उसी क्वेश्चन को इधर हम ग्राफ पे देखें तो x में कितना गया है 3 यूनिट और y में कितना गया है 4 यूनिट, यानी वेक्टर जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और इसका x कंपोनेंट कितना होगा, तो बोलेंगे 3 मीटर या 3 यूनिट बोलिए। y कंपोनेंट कितना होगा, तो 4 मीटर होगा। तो बोलो ये 3 ये 4, तो ये 5 ऐसे भी हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो उम्मीद है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रही बात कि ये वेक्टर का डायरेक्शन कैसे देखें, तो ये एंगल देख लो थीटा, तो tan थीटा क्या लिखें, तो y ए वाई बाई ए एक्स, ए वाई कितना है 4 और ए एक्स कितना है 3, तो 4/3, तो थीटा कितना हो गया 53 डिग्री। तो हम लोग इस वेक्टर का वैल्यू कैसे लिखें, तो बोलेंगे ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट है एंड इट मेक्स एन एंगल 53 डिग्री, इट मेक्स एन एंगल 53 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। देखो इसी को और दूसरे तरह से आंसर कैसे लिखें, तो बोलेंगे ए का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और अगर इसका एंगल देखें तो इसको अगर नॉर्थ बोलेंगे और इसको अगर साउथ बोलेंगे तो इसको ईस्ट बोलेंगे और इधर को वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो बात है कि ये इधर है तो इसको क्या बोले, तो बोलेंगे 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट।
जिससे एंगल बना रहा होगा, ईस्ट से एंगल बना रहा है तो उसको बाद में लिखेंगे, और नॉर्थ से एंगल नहीं बना रहा है तो नॉर्थ को पहले लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो चलिए यहां तक लिखिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन अब हम लोग और भी लेते हैं। कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर्स। तो चलो पहला जो वेक्टर है वो है 4i + 3j, ठीक है, इसको वेक्टर ए बोल देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वेक्टर बी जो है वो है -3i + 3√3j, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है इसकी वेक्टर जो है वो -4i कैप -4j कैप है, तो ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो डी वेक्टर है और वो है कितना, तो 3i कैप -4j कैप। सबका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, बोलेंगे ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो √ax² + ay², तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बोलो कितना हो गया, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और +9, तो ये हो गया 25। तो बोलो इसको कितना लिख दें, 5 यूनिट। अच्छा डायरेक्शन कैसे निकाले, तो tan थीटा ay/x, तो ay कितना है 3, ax कितना है 4, तो 3/4, तो बोलो तो थीटा कितना हो जाएगा जी, तो बोलेंगे 37 डिग्री। लेकिन अब इसको लिखे कैसे, तो देखो लिखेंगे कैसे, ये y है ये x है। अब वेक्टर जो है वो x में पॉजिटिव है, y में भी पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर होगा। अब ये वेक्टर जो है वो 37 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बोलेंगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 5 यूनिट है और ये जो है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही था। हाँ दूसरा क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन, इसके बारे में सोचो, बी पार्ट, बी वेक्टर के बारे में सोचो। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बोलेंगे √-3 का स्क्वायर यानी ax का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर। तो ठीक है बनाया जाए, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बोलेंगे कि 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 27 27। तो बोलो ये कितना हो गया, तो 36। तो ये तो 6 ना हो जाएगा, यानी 6 यूनिट हो गया क्या, 6 यूनिट हो गया क्या, तो बिल्कुल हो गया। तो अब अगर हम लोग बात करें कि ये कितने एंगल पे है, तो कितने एंगल पे है, तो tan थीटा लिखा जाए, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, तो y कंपोनेंट x कंपोनेंट, तो 3√3 डिवाइडेड बाई -3, देखो ये कट गया तो -√3 आ गया क्या। अब सोचो तो कि ये जो वेक्टर होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो x निगेटिव है y पॉजिटिव है, x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा क्या। और ऐसे सोचो कि tan थीटा का वैल्यू √3 कब होता है, तो 60 डिग्री पे, लेकिन निगेटिव साइन ये बता रहा है कि 60 डिग्री जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है। तो सोचो तो सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री कौन होगा, देखो ये पूरा एंगल देखोगे तो ये वाला एंगल तो कभी 60 होगा नहीं, तो यही वाला एंगल ना 60 होगा। तो बोलो तो ये जो बी वेक्टर है उसको कैसे लिखें, तो बोलेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 6 यूनिट है और ये एंगल कितना बना रहा है, तो बोलेंगे 60 डिग्री बना रहा है। किधर, तो बोलेंगे इसको नॉर्थ बोलेंगे, इसको हम लोग साउथ बोलेंगे, इसको ईस्ट बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे, तो इसको नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलें क्या, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहां तक लिखिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। अब देखो सी पार्ट को बनाते हैं। सी पार्ट में है कि सॉरी थर्ड पार्ट है, सी वेक्टर को बनाते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, बोलेंगे ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो √16 + 16, तो बोलो तो ये कितना आंसर आ जाएगा, तो 32। तो ये 4√2 हो जाएगा क्या, 4√2 यूनिट।
तो बिल्कुल, तो बोलेंगे tan थीटा निकाल लो। तो tan थीटा क्या लिखे, तो y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट कट गया, तो ये कितना आ गया 1, यानी 1 मतलब थीटा का वैल्यू कितना, तो 45 डिग्री। अब थोड़ा सोचो कि ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में होगा, तो x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है, तो x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा क्या, तो बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और इसका लेंथ कितना होगा, तो बोलेंगे 4√2 मीटर होगा, 4√2 मीटर होगा। और ये कितने एंगल पे होगा, तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ये वाला बोलो चाहे ये वाला बोलो, दोनों तो 45 ही डिग्री होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखें, तो बोलेंगे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4√2 यूनिट होगा। और ये जो होगा किधर होगा, तो बोलेंगे इधर वेस्ट है और इधर साउथ है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलो चाहे तुम वेस्ट साउथ डायरेक्शन बोलो, बात बराबर है। क्यों, क्योंकि बीच से पास हो रहा है, तो बीच से पास हो रहा है तो कुछ भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। अब उसी तरह से डी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए, फोर्थ क्वेश्चन, तो बोलेंगे क्या, √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो बोलो तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये तो हो जाएगा √25। तो ये 5 यूनिट हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल 5 यूनिट हो जाएगा। अब अगर tan थीटा निकाले, तो tan थीटा कैसे निकाले जी, तो बोलेंगे क्या कि tan थीटा अगर निकालना है तो y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट करो। तो tan थीटा क्या लिखे, तो y कंपोनेंट, y तो -4 है और डिवाइडेड बाई 3 है, तो थीटा कितना हो जाएगा। तो आप ऐसे सोचिए कि 4/3 कब वैल्यू होता है, तो 53 डिग्री पे होता है। तो 53 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, तो बोलेंगे पहले देखो ना, x कंपोनेंट इसका पॉजिटिव है और y कंपोनेंट निगेटिव है, तो x में पॉजिटिव चलो y में निगेटिव चलो, तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे। और इस क्वाड्रेंट में 53 डिग्री एंगल कब बन रहा होगा, तो बोलेंगे देखो इधर से अगर घूमोगे तो कभी 53 डिग्री एंगल मिलने वाला नहीं है, यानी ये वाला एंगल जो होगा वो 53 डिग्री होगा। तो आंसर क्या लिखें, तो बोलेंगे डी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 5 यूनिट। और एंगल कैसे लिखें, तो बोलेंगे इट मेक्स एन एंगल 53 डिग्री विथ किधर, तो बोलेंगे इधर ईस्ट है इधर साउथ है, तो साउथ ऑफ ईस्ट बोले क्या, तो बोलेंगे 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। बस एकदम आसान हो गया। तो चारों क्वेश्चन बन गया, इसको जल्दी से नोट करिए फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर ए जो है वो 3i + 2j है, और बी जो है वो है -2i + 4j, और सी वेक्टर जो है वो कितना है, तो i + 2j। बस कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ किसका, तो बोलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में है a + b + c, सेकंड क्वेश्चन में है a + b - c। बस अब क्या करें, तो देखो जी जाहिर है a b c दिया हुआ है और तीनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करें, तो बोलेंगे देखो वेक्टर i j में जब भी लिखा हुआ रहे i j k कुछ भी हो, मतलब i j में अगर लिखा हुआ रहे तो ऐड कैसे करते हैं, तो बोलेंगे i को i के साथ ऐड करो, j को j के साथ ऐड करो और लिख दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें, तो बोलेंगे अगर इसको r वेक्टर बोलते हैं, r = a + b + c, तो तीनों को ऐड करो, तो 3i + i तो 4i और -2i, तो करो घटा रहे हो, तो घटा नहीं रहे जोड़ ही रहे, लेकिन मतलब हम लोग 3i + -2i करेंगे तो -2i हो जाएगा कि नहीं, मतलब 3i + -2i करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही ना होगा, तो ये 3i में से 2i घटेगा तो i और प्लस i, तो i और i मिलके 2i, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा i में 2i होगा। अब चलो j वाले को देखो जोड़ो, 2j + 4j 6j और 6j + 2j तो 8j, तो +8j हो गया। तो बोलो तो
यही ना रिजल्टेंट वेक्टर आया, यानी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यही ना आया। तो अब बोलो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो बोलो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 प्लस 64 यानी अंडर रूट 68 हो गया क्या। अब यही अगर एंगल पूछा जाए कि tan थीटा क्या होगा, तो y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट यानी 8/2 यानी 4। तो ये tan थीटा का वैल्यू 4 कब आता है जी, तो बोलेंगे वो तो मालूम नहीं है, तो कैसे लिखें, तो बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 लिख दो, tan इनवर्स 4 लिख दो। तो ठीक है, समझ में तो आ गया, तो ये क्वेश्चन तो बन गया। अब कोई पूछेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बोलेंगे अंडर रूट 68 यूनिट, और इट मेक्स एन एंगल tan इनवर्स 4 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। ठीक है, या उसी को बोल सकते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो है उसको बनाते हैं। तो अगर हम इसको डी वेक्टर बोले, दूसरा क्वेश्चन का डी वेक्टर अगर बोले तो a प्लस बी माइनस सी है, यानी a में b को तो जोड़ना है, तो 3i प्लस माइनस 2i करेंगे तो ये i हो जाएगा। अब माइनस c करना है तो i माइनस i करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी डी वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, तो 0i कैप होगा। ध्यान से समझ जाइए, 3i प्लस माइनस 2i करेंगे तो i, और उसमें से माइनस c करना है तो i माइनस i 0i। अब देखो 2 प्लस 4 तो 6j, और 6j माइनस 2j तो 4j, तो बोलो यहाँ पे प्लस 4j हो जाएगा। तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 4 यूनिट होगा। और किधर होगा, तो बोलेंगे अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन होगा, अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन होगा। बोलो तो कितना आसान है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नोट करिए जल्दी से, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब देखिए आगे है हाउ टू रिप्रेजेंट ए गिवन वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ i एंड j। ठीक है, तो देखो जी ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, वेक्टर जो है वो इधर है, और वेक्टर का लेंथ जो है वो दे दिया है 5 मीटर, और ये एंगल 60 डिग्री है। दूसरा वेक्टर इधर है, और ये जो वेक्टर है वो 4 मीटर है, और ये एंगल दे दिया है 30 डिग्री। तीसरा वेक्टर जो है वो इधर है, और ये वेक्टर जो है वो कितना है, तो 3 मीटर का है, 3 मीटर का है, और ये एंगल दे दिया है 53 डिग्री। तो ठीक है, अब जो है ये वेक्टर एक है, और ये वेक्टर जो है वो कितना है, तो 2 मीटर है, और ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, इससे 60 डिग्री। अब देखो सारे वेक्टर को हमको आई जे में लिखना है, तो सिंपल है, कैसे करें, तब बोलेंगे देखो अगर इसको वेक्टर ए बोलते हो, इसको वेक्टर बी बोलते हो, इसको वेक्टर सी बोलते हो, और इसको वेक्टर डी बोलते हो, तो ए वेक्टर को कैसे लिखें, तो ए वेक्टर को लिखेंगे ऐसे। देखो ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो इसका अगर कंपोनेंट हम लोग लें तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो बोलेंगे a cos 60 यानी 5 cos 60 लिखें क्या, तो क्या, तो बोलेंगे आई कैप। अब चलो 5 sin 60 जे कैप, 5 प्लस 5 sin 60 जे कैप। तो बस सिंपल तो है, तो बोलो 5 cos 60 कितना होता है, तो 1/2 आई कैप, प्लस 5 sin 60 कितना होता है, √3/2 तो जे कैप। तो बोलो आई जे में लिखा गया क्या, तो सिंपल तो है। अब अगर बी वेक्टर के बारे में सोचे तो बी वेक्टर देखो किधर है, तो बोलेंगे ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, कितने यूनिट का है, 4 मीटर का है, और ये देखो निगेटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट निगेटिव एक्स एक्सिस में कॉस में होगा और पॉजिटिव वाई में साइन में होगा। तो कैसे लिखें, तो बोलेंगे 4 cos 30 डिग्री माइनस आई कैप, 4 cos 30 डिग्री माइनस आई कैप, है ना, ठीक ना, जिससे एंगल थीटा बना रहा हो उस
एक्सिस के लॉन्ग कॉस लिखेंगे और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे साइन लिखेंगे। तो ये जो वेक्टर है वो निगेटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए कॉस लिखेंगे और ये पॉजिटिव वाई से 90 माइनस थीटा बना रहा है, तो इससे साइन लिखेंगे। तो बोलेंगे 4 साइन 30 डिग्री जे कैप प्लस 4 साइन 30 डिग्री जे कैप। बस सिंपल तो है। तो बोलो तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा जी? तो माइनस को आगे करो, अब 4 इंटू कॉस 30 होता है √3/2, ठीक ना, आई कैप, अब प्लस 4 साइन 30 होता है 1/2 जे कैप। तो बोलो तो कितना हो जाएगा बी वेक्टर? तो बोलेंगे क्या कि -2√3 आई कैप अब प्लस 2 जे कैप। बस सिंपल तो है, बन तो गया। अब अगर बात करें सी वेक्टर के लिए, तो सी वेक्टर को क्या लिखें? तो 3 मीटर तो है, लेकिन ये किससे एंगल बना रहा है? तो देखो निगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट अगर देखेंगे तो एक्स में, निगेटिव एक्स में कॉस आएगा और निगेटिव वाई में साइन आएगा। तो ठीक है, बोलेंगे 3 कॉस क्या, तो 53 डिग्री माइनस आई कैप अब प्लस क्या लिखें? तो 3 साइन 53 डिग्री माइनस जे कैप। क्या लिख रहा है भाई, समझ में आ रहा है कुछ? तो बोलेंगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। कैसे? तो बोलेंगे क्या कि वैसे भी सोचो ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ना है, तो इसका x भी निगेटिव होगा, y भी निगेटिव होगा, तो x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, तो c वेक्टर को कैसे लिखें? तो बोलेंगे माइनस को आगे करो, -3 cos 53 डिग्री कितना होता है? तो आप ऐसे सोचिए जैसे साइन 53 डिग्री कितना होता है, या चलो tan 53 डिग्री कितना होता है, ऐसे सोचो। तो ये 4/3 होता है। तो tan 53 को क्या लिखें? तो sin 53 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 53 डिग्री, यही ना लिखेंगे, i = 4/3। तो देखो ऐसे समझो, जैसे इसको बनाने के लिए अब बना देते हैं तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई वेक्टर अगर है और ये 4 है, ये 3 है और ये एंगल 53 डिग्री है, तो ये 3 ये 4, तो ये 5 हो जाएगा कि नहीं? अब थोड़ा सोचो, cos 53 डिग्री मतलब tan 53 लिखेंगे, tan 53 लिखेंगे तो 4/3 लिखेंगे। अगर cos 53 लिखेंगे तो cos 53 लिखेंगे तो तब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 ना लिखना पड़ेगा, 3/5 लिखना पड़ेगा। तो cos 53 कितना हो जाएगा? तो 3/5, और माइनस को तो आगे कर ही चुके हैं, तो आई कैप अब प्लस, देखो यहाँ पे इस माइनस को आगे कर दो तो माइनस आगे चला जाएगा, और 3 इंटू साइन 53 क्या होगा? तो इसी में देखो ना, साइन 53 के क्या होगा? तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन 53 डिग्री कितना होगा? तो बोलेंगे 4/5। तो बस यहाँ पे इंटू 4/5 कर लेंगे, और जे कैप, तो बोलिए तो सी वेक्टर कितना आ गया जी? तो 3 इंटू 3 9, यानी -9/5 आई कैप, अब माइनस 3 इंटू 4 12 डिवाइडेड बाई 5 जे कैप। तो बोलो सी वेक्टर भी निकल गया कि नहीं? तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब रह गया डी वेक्टर। तो डी वेक्टर को ध्यान से देखो, तो ये 4th क्वाड्रेंट में है, तो इसका x पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा। तो अगर ध्यान से इसी को बनाया जाए तो तुरंत बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, जो अभी तुरंत बना देते हैं। देखिए डी वेक्टर को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड 2 है, और ये देखो निगेटिव y एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो बोलेंगे 2 cos 60 डिग्री किधर? तो बोलेंगे माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। क्या cos के साथ हमेशा i होता है? तो नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि थीटा कौन से एक्सिस से एंगल बना रहा है। तो थीटा निगेटिव y से एंगल बना रहा है, तो माइनस जे लिखेंगे, अब प्लस 2 साइन 60, चलो इधर लिख देते हैं 2 साइन 60, अब किधर? तो आई कैप, 2 साइन 60 आई कैप। तो बोलो तो डी वेक्टर कितना आ गया? तो 2 cos 60 कितना होता है? तो 1/2 कितना? माइनस जे कैप, अब प्लस 2 इंटू साइन 60 कितना होता है? तो √3/2, ये हो गया आई कैप।
तो 2 से तो 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो डी वेक्टर कितना आ गया, तो बोलेंगे माइनस जे कैप अब प्लस √3i कैप। इसको अरेंज कर लो तो डी वेक्टर कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे √3i कैप अब माइनस जे कैप। बस हो गया, आंसर हो गया। चलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग आगे काम। अब देखिए नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं वो आपको कैसे बनाना है। कह रहा है ए पार्टिकल गोज ड्यू ईस्ट for 2 meter and then it moves due north for 3 meter and then it moves northeast direction for √2 meter। चलो इतना कुछ दिया हुआ। देन फाइंड द displacement of that object तो इसको कैसे बनाएं, क्वेश्चन तो सामने लिख दिए हैं, पढ़ भी दे रहे हैं। कह रहा है पार्टिकल गोज ड्यू ईस्ट फॉर 2 मीटर, देन इट मूव्स ड्यू नॉर्थ फॉर 3 मीटर एंड देन इट मूव्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फॉर √2 मीटर, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग XY एक्सिस बना लिए और इधर को ईस्ट बोलते हैं, इधर को हम लोग ईस्ट बोलते हैं, इधर को वेस्ट बोलते हैं, और इधर को नॉर्थ बोलते हैं, इधर को साउथ बोलते हैं। तो पहले किधर गया है, ईस्ट में, तो ईस्ट में 2 मीटर गया है, तो चलो ये 2 मीटर हो गया। फिर किधर गया है, तो नॉर्थ में गया है, तो नॉर्थ में कितना गया है, तो ये जो गया है वो 3 मीटर गया है। और यहाँ पे अगर एक एक्सिस बनाया जाए तो अब जो है वो इधर गया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कितना डिस्टेंस गया है, तो √2 मीटर गया है, ठीक ना। इसको इधर लिख दे रहे हैं, ये √2 मीटर गया है। तो सोचो तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो बोलेंगे फाइनल डिस्प्लेसमेंट यही हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट आखिर निकलेगा कैसे, तो देखो निकालने का तो मेथड बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग वेक्टर चूंकि सीख रहे हैं तो वेक्टर मेथड से बनाएंगे। इसको जो है A वेक्टर मान लो, इसको B वेक्टर मान लो और इसको C वेक्टर मान लो। तो A वेक्टर को क्या लिखें, तो बोलेंगे 2i कैप। B वेक्टर को क्या लिखें, तो बोलेंगे 3j कैप। और C वेक्टर को क्या लिखें, तो बोलेंगे √2 cos 45 डिग्री i कैप प्लस √2 sin 45 डिग्री j कैप। तो बोलो तो √2 C वेक्टर लिख रहे हैं, √2 cos 45 तो 1/√2 होता है i कैप और प्लस √2 sin 45 1/√2 होता है तो j कैप। तो बोलिए कितना हो गया, √2 से √2 कट गया, तो C वेक्टर कितना आ गया, तो i कैप प्लस j कैप। अब रिजल्टेंट वेक्टर अगर निकालेंगे तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। बोलो A कितना है जी, तो 2i कैप, B कितना है तो 3j कैप और प्लस i कैप प्लस j कैप। जल्दी से बोल दो आंसर कितना होगा, 2i प्लस i तो 3i। अब देखो 3j प्लस j तो 4j। तो बोलिए तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आया, 3i प्लस 4j। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे अगर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो √3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर करो, तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे क्या कि ये तो 9 प्लस 16 हो जाएगा और ये √25 हो जाएगा, यानी 5 मीटर हो जाएगा। क्या यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो 5 मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप पहले बनाइए, फिर आगे हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है,
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे एक वेक्टर है 2 मीटर का, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे एक वेक्टर है वो है 1 मीटर का, और यहाँ पे एक वेक्टर जो है वो किधर है जी, तो इधर है, और ये जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये कितना है, तो हाफ मीटर का है, या कह सकते हैं 0.5 मीटर, या चलो 0.5 ना लेकर के इसको 1.5 ले लेते हैं, 1.5 मीटर का। तो ठीक है, कह रहा रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, बोलो कितना होगा, कैसे बनाए। तो ठीक है, इसको वेक्टर ए बोल देते हैं, इसको वेक्टर बी बोल देते हैं, इसको वेक्टर सी बोल देते हैं। तो ए वेक्टर को कैसे लिखें, तो बोलेंगे 2 cos 30 डिग्री आई कैप, है ना, इधर कंपोनेंट आई में होगा, इधर जे में होगा, अब प्लस 2 sin 30 डिग्री जे कैप। तो बोलो तो ये कितना आ गया, तो 2 इंटू cos 30 कितना होता है, √3/2 आई कैप, अब प्लस 2 इंटू 1/2 जे कैप। तो ए वेक्टर जो है वो कितना आ गया जी, 2 से 2 कट गया, तो ये √3 आई कैप अब प्लस जे कैप हो गया क्या, तो चलो ए वेक्टर तो निकल गया। अब बी वेक्टर कितना है, तो बोलेंगे वो तो 1 मीटर है, किधर है, तो माइनस जे में, तो माइनस जे कैप डायरेक्ट लिख दो। और सी वेक्टर कितना है, तो बोलेंगे 1.5 cos 60 किधर, तो माइनस आई, cos 60 माइनस आई कैप अब प्लस 1.5 sin 60 किधर, तो बोलेंगे जे कैप। तो देखो तो सी वेक्टर कितना हो जाएगा, 1.5 को 3/2 लिख देते हैं, अब cos 60 कितना होता है, तो 1/2, अब माइनस आई कैप अब प्लस 1.5 को 3/2 लिख देते हैं, sin 60 √3/2 हो गया, इसको जे कैप लिख दो, तो ये कितना हो गया, तो -3/4 आई कैप अब प्लस 3√3/4 जे कैप। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालें, तो बोलेंगे रिजल्टेंट तो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ए कितना है, तो बोलेंगे √3i प्लस जे कैप, वेक्टर बी कितना है, तो माइनस जे कैप, ठीक ना, प्लस माइनस जे कैप कर दे रहे हैं, प्लस माइनस जे कैप, और सी कितना है, तो सी आया है -3/4 आई कैप अब प्लस 3√3/4 जे कैप। देखो जी प्लस जे माइनस जे ये तो कैंसल हो गया, आई वाले टर्म को देखो तो यहाँ है √3 और यहाँ है -3/4, तो ये आई कैप में रह जाएगा, अब प्लस जे कैप में देखो कौन है, तो 3√3/4 ये जे कैप हो गया। तो उम्मीद है आप रिजल्टेंट वेक्टर तो समझ गए होंगे, यही रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। अब कोई पूछेगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो √3 - 3/4 का स्क्वायर अब प्लस √3 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे। कोई पूछेगा tan थीटा कितना होगा, तो y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। तो उम्मीद है ये आप सीख गए होंगे, जल्दी से लिखिए। देखो जी एक जो है फुटबॉल प्लेयर है, ठीक ना, फुटबॉल प्लेयर है या गोल्फ प्लेयर है, गोल्फ। तो गोल्फ प्लेयर क्या करता है कि एक गोल्फ बॉल को इधर जो है मारता है, तो इस डायरेक्शन में ये 4 मीटर गया है। अब चलो जब यहाँ पहुंचा, यहाँ जब पहुंचा तब जो है क्या किया गया है, तो इसको जो है इधर मारा गया है, कितना मीटर, तो 2 मीटर। ये एंगल दे दिया है 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब चलो यहाँ पहुंचा हुआ है, तो यहाँ जब पहुंचा तब इधर मार दिया बॉल को, कितना, तो बोले हैं 1 मीटर। ये भी बिल्कुल बीच से पास हुआ है, तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो कह रहा फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो वैसे तो समझ ही रहे हो इनिशियल से फाइनल को मिला देंगे, यही फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन हम निकाले कैसे ये वाला लेंथ, ये लेंथ निकाले कैसे, तो देखो काम तो आसान है। कैसे आसान है, तो बोलेंगे कि अगर इसको हम ऐसे बनाएं कि 4 मीटर इधर है, 4 मीटर जो है वो इधर है,
और ये जो 2 मीटर है वो किस क्वाड्रेंट में है? तो ध्यान से देखोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नजर आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कितना मीटर है? तो 2 मीटर है। तो चलो 2 मीटर लेंथ का हम लोग बना लिए इधर 45 डिग्री के एंगल में। अब देखिए ये वाला जो वेक्टर देख रहे हैं वो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में नजर आ रहा होगा और ये है 1 मीटर, ये भी 45 डिग्री के एंगल पे है। अब सबको इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। अब वेक्टर ए कितना होगा? तो बोलेंगे 4j कैप। वेक्टर बी कितना होगा? तो इसके बारे में थोड़ा सोचो। तो 2 cos 45 डिग्री आई कैप अब प्लस 2 sin 45 डिग्री माइनस जे कैप। बोलो माइनस जे कैप होगा कि नहीं? और सी वेक्टर कितना होगा? तो बोलेंगे ये 1 यूनिट है तो 1 cos 1 मीटर है तो 1 cos 45 डिग्री किधर? तो माइनस जे कैप अब प्लस 1 sin 45 डिग्री माइनस आई कैप। तो बोलो तो कितना हो जाएगा? पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 cos 45 डिग्री है तो 2 cos 45 1/√2 तो 2 इंटू 1/√2 करेंगे आई कैप अब प्लस यहाँ पे देखो 2 इंटू 1/√2 2 इंटू 1/√2 कितना? तो बोलेंगे माइनस जे कैप। तो जल्दी से बोलो तो बी वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा? तो ये काटो तो √2 ये भी काटो तो ये √2 तो बोलो √2 आई कैप अब माइनस √2 जे कैप। ये बी वेक्टर निकल गया। और सी वेक्टर कैसे निकलेगा? तो बोलेंगे 1/√2 माइनस जे कैप। तो माइनस को आगे कर लो माइनस जे कैप। यहाँ कितना होगा? बोलेंगे माइनस 1/√2 कितना? तो बोलेंगे माइनस आई कैप। तो यहाँ आई कैप हो गया। बोलो ए बी सी निकल गया क्या? तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर ए कितना है? तो 4j कैप। वेक्टर बी कितना है? तो √2 आई कैप अब माइनस √2j कैप। अब वेक्टर सी कितना है? तो माइनस 1/√2 आई कैप अब माइनस 1/√2j कैप। अब सबको आप ऐड करिए और सबका वैल्यू निकालिए। देखिए माइनस 1/√2 का वैल्यू माइनस 0.7 हो जाएगा और √2 का वैल्यू 1.4 हो जाएगा। तो अगर हम वैल्यू निकाल भी दें तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आएगा? थोड़ा सोचते हैं। तो 4j कैप अब प्लस √2 का वैल्यू 1.4 आई कैप अब माइनस 1.4 आई जे कैप है ना। अब माइनस 0.7 आई कैप अब माइनस 0.7 जे कैप। अब थोड़ा सोचो तो ये कितना हो जाएगा? 4j कैप अब माइनस, देखो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा? 4j कैप अब माइनस 1.4 इंटू 7 तो 2.1 जे कैप होगा क्या? यहाँ पे देखो 1.4 आई कैप माइनस 0.7 तो ये प्लस 0.7 जे कैप हो जाएगा क्या? सॉरी आई कैप हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल हो जाएगा। तो बोलेंगे क्या कि 0.7 आई कैप हम प्लस इसको कितना लिखें? तो 4j कैप माइनस 2.1 जे कैप। तो ये कितना आ जाएगा? तो 3.9 जे कैप। 3.9 नहीं कितना होगा? 1.9 जे कैप। तो देखो बिल्कुल आंसर तक आ गए। अब जो है रिजल्टेंट हमारा वैल्यू वो यही है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे √0.7 का स्क्वायर अब प्लस 1.9 का स्क्वायर। यही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर tan थीटा पूछा जाए तो tan थीटा कितना होगा? तो 1.9/0.7 या 19/7 भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर गया है ईस्ट में,
फिर जो है हाफ किलोमीटर गया है नॉर्थ में, हाफ किलोमीटर। अब फिर जो है 4 किलोमीटर जो है वो इधर चला गया है। तो ठीक है, 4 किलोमीटर अगर इधर गया है तो फाइनली कहाँ पहुंचा होगा, तो यहाँ पहुंचा होगा। तो बोल रहा फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ इसको मिला दो, यही फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसको निकाले कैसे, बोलेंगे ये 4 किलोमीटर है, तो अगर इसको वेक्टर ए बोले, इसको वेक्टर बी बोले और इसको वेक्टर सी बोले, तो r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ए कितना है जी, तो बोलेंगे 2i कैप, बी कितना है जी, तो हाफ जे कैप, और सी कितना है, तो बोलेंगे 4i कैप। तो बोलो ना a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो बोलेंगे 2i कैप। देखो इधर लिख दे रहे हैं r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस हाफ जे कैप अब प्लस 4i कैप, 4i प्लस 2i 6i कैप प्लस हाफ जे